नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। उत्तराखंड के चमोली की ट्रेजेडी में अब तक 18 लोगों की लाशें बरामद हो गई हैं, जबकि 202 लोग लापता हैं। टनल में अभी 25 से 35 लोग फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए फौज, ITBP, NDRF, SDRF की टीमें लगी हुई हैं। वहीं इस हादसे में 6 लोग जख्मी हो गए हैं। बीते रोज NTPC से 12 लोगों को बचाया गया है। इतवार के रोज ग्लेशियर टूटने की वजह से ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट और तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गया था। तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट की दूसरी सुरंग में 30 से 35 अफराद फंसे हैं। टनल में मलबा भरा होने की वजह से उनके रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। ऋषिगंगा नदी और धौली गंगा नदी के उफान में इन दोनों प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले कई वर्कर्स व मकामी लोग लापता हैं, जिनकी तलाश में SDRF की 11 टीमें जुटी हैं। 2 टीम रैनी, 4 टीम तपोवन, 2 टीम जोशीमठ और 3 टीमें श्रीनगर में तलाशी मुहिम चला रही हैं। एयरफोर्स के 4 हेलीकॉप्टरों की भी मदद ली जा रही है। पीर के रोज राहत बचाव के साथ लापता अफराद की तलाश में SDRF के 70 जवान, NDRF के 129 जवान, ITBP के 425 जवान, SSB की एक टीम, फौज के 124 जवान, आर्मी की 2 मेडिकल टीम्स और वजारत सेहत की 2 टीमें लगी हैं। ढाक विलेज से बिलोंग करता हूँ सर। जैसे कि हम आउटफॉल इंटेक टनल पे थे, तो हम फेस पे काम कर रहे थे। तो फेस पे जैसे ही काम चला तो हम फेस पे क्राउन लगा रहे थे सर। क्राउन लगाते लगाते एक खाली आवाज़ आई कि बाहर निकलो निकलो निकलो। हमने सोचा पता नहीं क्या हो गया। जैसे ही हम बाहर दौड़ने लगे तो वैसे ही पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि सीधा फोर्स सीधा टनल के मतलब मुंह पे घुस गया। हम बाहर नहीं निकल पाए जिसके कारण तो टनल पर इतना पानी आ गया कि हमने सीधा ऊपर को पकड़ा। टनल के जो होता है क्राउन बोलते हैं ना, क्राउन को पकड़ लिया। तो क्राउन को पकड़ा तो उसको पकड़े रखे कम से कम आधा एक घंटा लगा हमको। तो हमने कहा कि जान तो बचानी है। तो आधा एक घंटा लगा तो हमने उसको पकड़ा। तो पानी का बहाव जैसे ही मतलब कम होता रहा कम होता रहा। उसके बाद हमने धीरे 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 नीचे उतरे। तो दलदल में थोड़े बड़े बड़े पत्थर थे, उसमें हमने थोड़ा सा सांस ली। उसके बाद हमने उम्मीद छोड़ ली थी। हमने उम्मीद छोड़ी थी कि हम नहीं बच पाएंगे। जैसे हमने 300 मीटर दूर से 300 मीटर से दूर चलते 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 टनल के फेस पे पहुंचे। फेस पे पहुंचे हमें थोड़ा सा एक रोशनी जैसे दिखाई दी, छेद जैसा। तो जैसे दिखाई दी तो हमने सीधा सोचा कि यार चलो ऑक्सीजन तो मिल जाएगा हमें। जैसे हम छेद पे पहुंचे, टनल के मुंह पे पहुंचे, तो हमने थोड़ा मतलब अपने आप को थोड़ा वो किया कि नहीं कुछ नहीं होगा हमें। तो एक विनोद भाई हैं हमारे, उनके पास मतलब मोबाइल में नेटवर्क पकड़ लिया भगवान बद्री विशाल की कृपा से। और तब उन्होंने फ़ोन किया, बीएसएनएल का टावर था उनका, शुक्र करो कि पकड़ लिया वहाँ पे। तो उन्होंने फ़ोन किया, हमारे जो GM सर हैं उनको फ़ोन किया NTPC से। तो उन्होंने सीधा हमारे मतलब रेस्क्यू टीम, हमारे ITBP, जय जवान जय भगवान ITBP को संपन्न रखे, सुखी रखे। उन्होंने हमको रेस्क्यू करके बचाए एक एक करके, और संपूर्ण तसल्ली पूर्वक बचाए हमें। और हमारा इलाज चल रहा है अभी ITBP जोशीमठ में, सुनील में। थैंक यू सर। और मैं ढाक विलेज से बिलोंग करता हूँ। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी लगातार जारी है। मेन जो फोकस रेस्क्यू ऑपरेशन का है वो जो बड़ा टनल है जो लगभग 2.5 किलोमीटर का है उसी पर फोकस है। और सभी टीमें, चाहे वो ITBP की हो, चाहे NDRF की हो, चाहे आर्मी की हो, चाहे SDRF की हो, सभी उसी में लगी हुई हैं। टनल में समस्या ये है कि मिट्टी बहुत दलदल और मिट्टी बहुत है। तो मिट्टी को क्लियरिंग की जा रही है और इंजीनियरिंग विंग जो आर्मी का है उसमें उन्होंने अच्छा काम किया है और लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा क्लियरेंस हो चुका है। और उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम लोग उस स्थान तक पहुंच पाएंगे जहां हो सकता है लोग जीवित मिले। तो इसी पर फोकस है। जहां तक बाकी
जो आंकड़े हैं वो ये हैं कि 27 लोग जिंदा निकल आ पाए थे, जिनमें से आईटीबीपी और एसडीआरएफ ने कुछ लोगों को रेस्क्यू भी किया था और कुछ लोग खुद अपने बल पर निकल आए थे। 11 लाशों को निकाला गया है इस तरह से 27 और 11, और बाकी जो 153 मिसिंग बताए जा रहे हैं, जो कि आंकड़ा स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर देहरादून से मिला है, और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये अंदाज किया जा रहा है कि 153 में से 40-50 जो है टनल में ही फंसे हुए हैं। सर अभी कितने और फंसे होने के, अगर पूरे ऑपरेशन की बात की जाए तो? देखिए वो इलाका बड़ा है और टनल में जो मेजॉरिटी नंबर्स हैं वो 40 तक भी हो सकते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीर को इस बात का अदा किया कि उनकी हुकूमत गरीबों के लिए वक्फ है और गुर्बत के खात्मे के लिए ज़रई असलाहत ज़रूरी है। नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में सदर जमहूरिया के खिताब के शुक्रिया की ओर से मुतालिक 3 रोज तक चलने वाली बहस पर जवाब देते हुए कहा कि मुल्क में 12 करोड़ किसानों के पास 2 एकड़ से भी कम अराजी है और उन्हें हुकूमत की जानिब से दी जा रही इमदाद का कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता। सरकार का इरादा उन इमदाद को किसानों तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि ज़रई असलाहत गुज़िश्ता हुकूमतों की भी हमेशा तरजीहात में रही हैं। उन्होंने इसके लिए साबिक़ वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री और चौधरी चरण सिंह का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि काश्तकार अपना एहतजाज वापस ले लें, कोई कानून हतमी नहीं है, उनमें बेहतरी की वसी गुंजाइश है और बाद में भी बेहतरी लाई जाएगी। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि एक बार जब कानून नाफिज हो जाएगा तो उनमें जो भी कमी है उसे दूर कर दिया जाएगा। लेकिन जरा वो दिन याद कीजिए जब हरित क्रांति की बातें होती थी। हरित क्रांति के समय जो कृषि सुधार हुए, तब भी जो आशंकाएं हुई, जो आंदोलन हुए, ये वेल डॉक्यूमेंटेड है और ये देखने जैसा है। कृषि सुधार के लिए सख्त फैसले लेने के उस दौर में शास्त्री जी का हाल ये था कि अपने साथियों में से कोई कृषि मंत्री बनने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि लगता था कि ऐसा है हाथ जल जाएंगे और किसान नाराज हो जाएंगे तो मेरी तो राजनीति समाप्त हो जाएगी। ये शास्त्री जी के समय की घटनाएं हैं। और अंत में शास्त्री जी को सी सुब्रमण्यम जी को कृषि मंत्री बनाना पड़ा था और उन्होंने रिफॉर्म्स की बातें की। योजना आयोग ने भी उसका विरोध किया था। मजा देखिए, योजना आयोग ने भी विरोध किया था। वित्त मंत्रालय सहित पूरी कैबिनेट के अंदर भी विरोध का स्वर उठा था। लेकिन देश की भलाई के लिए शास्त्री जी आगे बढ़े और लेफ्ट पार्टी जो आज भाषा बोलते हैं वही उस समय बोलते थे। वो यही कहते हैं, अमेरिका के इशारे पर शास्त्री जी ये कर रहे हैं, अमेरिका के इशारे पर कांग्रेस ये कर रही है। सारा चीज जितना आज मेरे खाते में जमा है ना, वो पहले आपके यहां बैंक में अकाउंट में था। सब कुछ अमेरिका के एजेंट कह दिया जाता था हमारे नेता, कांग्रेस के नेताओं को। ये सब कुछ लेफ्ट वाले जो आज भाषा बोलते हैं वो उस समय भी उन्होंने यही भाषा बोली थी। कृषि सुधारों को छोटे किसानों को बर्बाद करने वाला बताया गया था। देश भर में हजारों प्रदर्शन आयोजित हुए थे, बड़ा मूवमेंट चला था। इसी माहौल में भी लाल बहादुर शास्त्री जी और उसके बाद की सरकार जो करती रही, उसी का परिणाम है कि जो हम कभी पीएल 480 मंगवा करके खाते थे। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने दिफाई बजट पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए पीर के रोज कहा कि उन्हें किसानों और जवानों में से किसी की फिक्र नहीं है और वो सिर्फ अपने 3-4 सरमायादार दोस्तों की मदद के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने दिफाई शोबे के बजट में कटौती करके न सिर्फ फौजियों को नजरअंदाज किया है बल्कि उन जवानों की पेंशन में भी कमी की है जिन्होंने अपनी जवानी मुल्क की खिदमत में लगा रखी है। राहुल गांधी ने कहा कि बजट में फौजियों की पेंशन में भी कटौती, ना नौजवान और ना किसान। मोदी सरकार के लिए सिर्फ 3-4 सनतकार दोस्त ही भगवान। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में पीर को जो कुछ कहा वो लफ्फाजी और जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं था। इस दौरान वो सिर्फ वजीर आजम नहीं बल्कि प्रचारक के रोल में नजर आए।
कांग्रेस महकमे मौसलात के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक बयान में कहा कि मोदी ने राज्यसभा में सदर के खिताब पर हुई बहस का जवाब देते हुए जो कुछ कहा उसमें कुछ भी ठोस नहीं था और वो मसलों पर कुछ भी नहीं कह पाए। उन्होंने 75 दिनों से तहरीक कर रहे किसानों के लिए भी कोई ठोस यकीन दहानी नहीं की और न ही सरहद पर दरअंदाजी कर चुके चीन के सिलसिले में एक लफ्ज कह पाए। उन्होंने कहा कि मोदी तहरीक करने वाले किसानों की राह में किले बिछाकर राज्यसभा में किसानों से कह रहे हैं कि बात करें और तहरीक खत्म करें। उन्होंने मोदी पर तीखा हमला करते हुए एक नज़म पढ़ी और कहा, ये दाढ़ियाँ ये तिलकधारियाँ नहीं चलती, हमारे अहद में मक्कारियाँ नहीं चलती। कबीले वालों के दिल जोड़िए मेरे सरदार, सरों को काट के सरदारियाँ नहीं चलती। ज़राए कानूनों के खिलाफ 75 दिन से एहतजाज कर रहे किसान कायद एक बार फिर हुकूमत से बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने ये फैसला वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अपील के बाद दिया। मोदी ने पीर के रोज़ राज्यसभा में बोलते हुए किसान कायदीन से अपील की थी कि एहतजाज खत्म करके बातचीत के लिए आगे आएँ। इसके करीब 5 घंटे बाद संयुक्त किसान मोर्चा के रुकन शिव कुमार कक्का ने कहा कि वो अगले दौर की बातचीत के लिए तैयार है, हुकूमत उन्हें मीटिंग का दिन और वक्त बता दे। इसी बीच हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर से 1178 पाकिस्तानी खालिस्तानियों के अकाउंट्स हटाने को कहा। इसका मकसद किसान तहरीक को लेकर गलत खबरों को फैलने से रोकना है। आज राज्यसभा में पीएम मोदी ने किसान तहरीक और नए ज़राई क़वानीन के ताल्लुक से अपनी बातें खुलकर रखी। इस दरमियान उन्होंने एमएसपी के ताल्लुक से एक वाज़ेह बयान दिया जिसमें कहा कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। लेकिन पीएम मोदी के इस बयान की किसान लीडर और किसान तहरीक के चेहरा बन चुके राकेश टिकैत ने एक ट्वीट के जरिए खलाई खोल दी। दरअसल राकेश टिकैत ने अपने एक ताज़ा ट्वीट में लिखा कि एमएसपी 2 रियासतों के अलावा ना था, ना है, ना रहेगा। इस जुमले से जाहिर है कि राकेश टिकैत ने भले ही पीएम मोदी का नाम ना लिया हो, लेकिन साफ कर दिया है कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए ताकि पूरे मुल्क में एमएसपी पर अनाज की खरीदारी हो। हालांकि राकेश टिकैत ने यह नहीं बताया कि वो कौन सी 2 रियासतें हैं जहां एमएसपी है। इस ट्वीट में राकेश टिकैत ने यह भी लिखा कि मुल्क को गुमराह ना करें हुक्मरान, गोया कि उन्होंने पीएम मोदी के बयान को गुमराह कुन भी ठहराया है। यहाँ काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता तकरीबन 2.5 महीने से बड़ी तादाद में किसान दिल्ली बॉर्डर्स पर ज़राई क़वानीन के खिलाफ पुरअमन मुजाहरा कर रहे हैं। उनका मुतालबा सिर्फ एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर नहीं बल्कि मोदी हुकूमत के जरिए पास करदा तीनों ज़राई क़वानीन को वापस करने का भी है। अब इसका अगला एजेंडा क्या रहेगा उनका? ये किसान देश का एक है, ना छोटा बड़ा है ना वो है। और ये छोटे का ही तो आंदोलन है, ये बड़ों का तो आंदोलन है ही नहीं। ठीक है सर, प्रधानमंत्री जी कहना ये है कि समस्या या समाधान समस्या ही काट दो, ने बिल्लू को वापसी ले लो, अपना निपट जाएगा और एमएसपी पे कानून बनेगा। मोदी जी ने ये भी कहा कि ये है पॉलिटिकली मोटिवेटेड। कहाँ है पॉलिटिक्स वाले? तो है ही नहीं यहाँ से। कहाँ है पॉलिटिक्स वाले? वो दिखाओ नहीं का आ रहे मिल रहे आपसे। अरे मिली तो रहे ना, उनके टेंट लग रहे, अपना प्रदर्शन कर रहे कहीं बाहर, कहीं कुछ नहीं कर रहा। हाँ प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में एक नई बिरादरी आई है, ये सवाल बेसिकली जो हाँ अब आगे समझ में, या किसान बिरादरी है, आंदोलन करने वालों की हाँ तो ठीक ही तो आया, किसान बिरादरी आ गई और इस किसान बिरादरी के साथ में सब लोग आगे। देश में भूख पे व्यापार नहीं होगा। भूख कितनी लगेगी, अनाज की कीमत उतनी होगी। देश में भूख से व्यापार करने वालों को बाहर निकाला जाएगा। जिस तरह से फ्लाइट के टिकट एक ही दिन में 4 बार उनके टिकटों के रेट ऊपर नीचे होते हैं, इसी तरह से अनाज की कीमतें किस आदमी को किस टाइम पे कितनी भूख लगेगी, उसकी कीमत देश में अनाज की कीमत भूख पे तय नहीं होगी। दूध की भी ये पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। बाहर से दूध बहुत निर्यात हो रहा है। देश का किसान जो दूध का उत्पादन करने वाला है वो मर गया पूर्ण रूप से। लागत ज्यादा है और दूध में जो बिकता है वो कम रेट में बिकता है। पानी से सस्ता देश में दूध बिक रहा। आज भी ग्रामीण उसमें 22 से लगा के और 28 रुपए किलो तक का दूध बिकता है। इससे खर्चा नहीं चलता, उसका भी एक रेट फिक्स हो। लेकिन एक उदाहरण उन्होंने जमीन से जोड़ते हुए कहा है कि आप लोग कह रहे हैं जमीन चली जाएगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, जबकि पशु नहीं जाता है। उनका ये जोड़ते हुए कहना है इस चीज को। पशु की बहुत संख्या घट गई है देश में। टर्की जैसे देश के हालात
पार्लियामेंट के बजट इजलास में किसानों के मामले पर हिज़्ब इख्तिलाफ की हंगामा आराई की वजह से लोकसभा में पीर को मुसलसिल 5वें दिन वक्फे सवाल नहीं हो सका। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पीर को वक्फे सवाल का आगाज किया। दूसरी तरफ अपोजिशन अरकान ने ऐवान के वसत में प्ले कार्ड उठाए और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। expenditure on digital education from government side, but practically as it became a community movement, even community radio participated. So education reached everywhere without advertisement or without any real charges to be paid, and so basic material preparation and capacity preparation for websites and online education, the expenditure is 600 crore, but I can assure that there will be no dearth of money for this tremendous initiative of Modi government. माननीय सदस्यगण, आपको देश की जनता ने, सभी माननीयों को देश की जनता ने संवाद करने के लिए, चर्चा करने के लिए भेजा है। प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय आप महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सरकार की जवाबदेही तय कर सकते हैं, लेकिन माननीय सदस्यगणों, आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। आपको देश की जनता ने नारे लगाने और तख्तियां लेकर आने के लिए नहीं भेजा है। फिर मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। माननीय सदस्यगण, आप बहुत वरिष्ठ सदस्यगण हैं। आप जिस तरीके से सदन में नारेबाजी और तख्तियां लेकर आते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। देश की जनता आपको आपका चुनकर भेजा है, आप माननीय हो, मानिए, जैसा व्यवहार करो। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी अपनी सीटों पर जाकर बैठें। सदन की कार्रवाई 5 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। किसान तहरीक की तायद और मुखालिफत के दौर में महाराष्ट्र में एक नया सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया है। सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर समेत कई हस्तियों ने तहरीक के दौरान कई ट्वीट्स किए थे। महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने इन सभी कमेंट्स की जांच का हुक्म दिया है। इस लिस्ट में विराट कोहली, कंगना रनावत, अक्षय कुमार, अजय देवगन भी शामिल हैं। हुकूमत को शक है कि इन्होंने ये कमेंट्स मरकजी हुकूमत के दबाव में किए थे। ये दावा मुंबई कांग्रेस के तर्जुमान सचिन सावंत की जानिब से किया गया। अनिल देशमुख के साथ पीर के रोज कांग्रेस तर्जुमान सचिन सावंत की ऑनलाइन मीटिंग हुई थी। इसमें सावंत ने सेलिब्रिटीज के वो सोशल मीडिया कमेंट्स भी दिखाए जो करीब करीब एक जैसे थे। उन्होंने शक जताया कि ये कमेंट्स मरकज के दबाव में किए गए हैं। इसके बाद देशमुख ने मामले की जांच का हुक्म दे दिया। मामले की जांच इंटेलिजेंस विंग करेगा। ये पहली बार है जब इन सेलिब्रिटीज के कमेंट्स की महाराष्ट्र में जांच होगी। वजीर दाखिला देशमुख कोरोना से मुतासिर होने के बाद नागपुर में वाक़ उनके मकान पर हैं और ऑनलाइन ही कामकाज देख रहे हैं। सचिन सावंत ने कहा कि पॉप सिंगर रिहाना के कमेंट पर वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल आने के बाद कमेंट्स की एक सीरीज देखने को मिली। अगर कोई शख्स, चाहे वो एक सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो, अपने आप से रिएक्शन देता है तो उसमें कोई बुराई नहीं। हमें शक है कि इन कमेंट्स के पीछे बीजेपी का हाथ हो सकता है। करीब सभी ट्वीट्स में अमिकेबल जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। अगर बीजेपी हमारे नेशनल हीरोज को डरा रही है तो उन्हें सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। अयोध्या में धनीपुर मस्जिद की तामीर के लिए राह एक बार फिर हमवार होती हुई नजर आ रही है। दो बहनों ने योगी हुकूमत के जरिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दी गई 5 एकड़ जमीन के ताल्लुक से जो दावा किया था और उन जमीनों को अपनी जमीन बताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, वो खारिज हो गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने सरकारी वकील रमेश कुमार सिंह ने अदालत के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि जिस जमीन पर दावा किया गया है उसका नंबर खवातीन की जमीन से अलग है। अदालत में दावा करने वाली बहनों के वकील ने कहा कि बगैर दलाइल की जांच किए जल्दबाजी में ये अर्जी डाली गई है और इस बयान को बुनियाद मानते हुए अदालत ने अर्जी खारिज कर दी। काबिल जिक्र है कि जिन दो बहनों ने धनीपुर की मुजवजा मस्जिद के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी, उनके नाम रानी कपूर पंजाबी उर्फ रानी बलोजा और रमा रानी पंजाबी है। दोनों बहनों ने अर्जी में कहा था कि उनके वालिदैन ज्ञान चंद्र पंजाबी 1947 में तक़सीम हिंद के दौरान पंजाब से हिंदुस्तान आए थे और
फैजाबाद जो मौजूदा अयोध्या जिले में आबाद हो गए। उन्होंने दावा किया था कि उनके वालिद को धनीपुर गांव में 5 साल के लिए महकमे नुज़ूल ने 28 एकड़ अराजी अलॉट की थी, जो इससे भी ज्यादा अरसे तक उनके पास रही। दरखास्त गुजारों ने बताया कि बाद में उनके नाम महसूल के रिकॉर्ड में दर्ज किए गए। हालांकि उनके नामों को रिकॉर्ड से हदफ कर दिया गया, लेकिन उनके वालिद ने एडिशनल कमिश्नर अयोध्या के सामने अपील दायर की, जिसके बाद नाम रिकॉर्ड में दोबारा शामिल हो गए थे। मुल्क के 122 शहरों में फिजाई आलूदगी के मसले से निपटने के लिए वहां के हालात के मुताबिक मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में जंगलात और माहौलियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मुख्तलिफ वजूहात की वजह से शहरों में फिजाई आलूदगी का मसला है। आलूदगी की वजह सनत, नकलो हमल, बायोमास जलाना और बहुत सी दूसरी वजूहात हैं। दिल्ली में धूल की वजह से आलूदगी का मसला है, जबकि मुंबई या बेंगलुरु में पत्थर की जमीन की वजह से वहां ऐसा कोई मसला या परेशानी नहीं है। जावड़ेकर ने कहा कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की वजह से दिल्ली में फिजाई आलूदगी का मसला 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक रहता है। इत्तेफाक से इसी अरसे के दौरान पंजाब और हरियाणा से हवा का बहाव भी दिल्ली की तरफ रहता है। इस बार हरियाणा में पराली जलाने के वाकयात में 25% कमी वाक़ई हुई है, जबकि पंजाब में इसमें 25% का इजाफा हुआ है। के कारण दिल्ली में 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 60 डेज ये प्रॉब्लम हर साल दिखाई देता है। और ये पराली जलाने से जो सारी प्रदूषण पैदा होता है वो विंड का भी डायरेक्शन ऐसा होता है कि वो ईस्टवर्ड होता है और वो दिल्ली के तरफ आता है। दिल्ली की सिचुएशन ट्रफ जैसी है और इसलिए यहाँ जम जाता है और इसलिए एक स्मॉग का अनुभव हम करते हैं। इसके लिए सरकार ने हजारों करोड़ रुपए के 40,000 मशीन दिए हैं, लेकिन उसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे बताना पड़ेगा कि हरियाणा ने इस साल 25% कम किया पराली का जलना और वो प्रदूषण का हिस्सा कम हुआ। लेकिन पंजाब में इस बार 25% बढ़ गया। 50,000 था इंसिडेंसेस, वो इस बार 75,000 हो गए हैं। तो ये एक चिंता का निश्चित विषय है, लेकिन 4 आशा की किरण है। पहले साइंस, तो जैसे डीकंपोजर तैयार किया है पूसा संस्था जो केंद्र सरकार की है, वैसा ही बायो मिथेनेशन और बायोगैस तैयार करने का भी इंडियन ऑयल बहुत अच्छे प्रयोग कर रहा है और मुझे विश्वास है कि अगले साल उसके बहुत सारे प्लांट कार्यरत होंगे। उसके साथ साथ बाकी भी अन्य साइंटिफिक डेवलपमेंट और इथेनॉल तैयार करने का भी एक प्रक्रिया एकदम एडवांस स्टेज में है। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले चंद सालों में इस पर निश्चित उपाय होगा। लेकिन अदरवाइज ये 2 महीने दिल्ली के लिए निश्चित परिणाम होता है। 2% से लेकर 40% तक का प्रदूषण का हिस्सा पराली जलने का होता है। पराली दुनिया में अब तक 10,63,29,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 7,79,70,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। 23,18,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। अभी भी 2,58,00,000 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। इनमें से करीब 1 लाख की हालत तशवीशनाक है। कोरोना से लड़ाई में हिंदुस्तान की रफ्तार दुनिया के बाकी सभी मुल्कों के मुकाबले काफ़ी तेज़ है। महज 23 दिन में ही वैक्सीनेशन के मामले में हिंदुस्तान ने दुनिया के उन मुल्कों को पीछे छोड़ दिया है जहां हमसे काफ़ी पहले वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो गया था। इन 23 दिनों में अब तक हिंदुस्तान के 58 लाख से ज़्यादा हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इस मामले में हिंदुस्तान अब दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। पहले नंबर पर अमेरिका है जहां 3,68,00,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। दूसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम है, यहां अब तक 1,48,00,000 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। मरकजी वजारत सेहत के आंकड़ों के मुताबिक अभी मुल्क के 12 रियासतें ऐसी हैं जहां 2-2 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन का डोज दिया जा चुका है। इनमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 6,72,000 अफराद हैं।
गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के 11,831 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि सेहतमंद होने वाले मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफे से एक्टिव केसेस में कमी हो रही है। दरियासरा मुल्क में अब तक 58,12,362 अफराद को कोविड-19 की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। पीर की सुबह मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना मुतासरीन की तादाद 1,08,38,000 से ज़्यादा हो गई। इसी अरसे के दौरान 11,904 मरीज सेहतमंद हुए, जिससे शिफायाब मरीजों की मजमूई तादाद 1,05,34,505 हो चुकी है। वहीं मुल्क में एक्टिव केसेस में 157 की कमी से यह तादाद 1,48,609 रह गई। इस जानलेवा वबा की वजह से यौमिया होने वाली अमवात की तादाद तीसरे दिन भी 100 से कम रही और 84 मरीजों की मौत से हलाकतों की मजमूई तादाद 1,55,080 हो गई। इस बात का गर्व कर रही है कि इस वाकई भारत ने दुनिया के मानव जात की रक्षा करने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई। ये लड़ाई जीतने का यश किसी सरकार को नहीं जाता है, न किसी व्यक्ति को जाता है, लेकिन हिंदुस्तान को तो जाता है। गर्व करने में क्या जाता है? विश्व के सामने आत्मविश्वास के साथ बोलने में क्या जाता है? इस देश ने किया है। गरीब से गरीब व्यक्ति। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन को लेकर एक स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मालूम चला है कि यह वैक्सीन कोरोना के नए स्ट्रेन पर ज्यादा असरदार नहीं है। साइंटिस्ट ने रिपोर्ट में वैक्सीन को डिसअपॉइंटिंग बताया। इसके बाद साउथ अफ्रीका की हुकूमत ने वैक्सीन की सप्लाई पर रोक लगा दी है। वहां के वजीर सेहत ज्वेला माकेसे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एस्ट्राजेनेका की तरफ से साउथ अफ्रीका को 10 लाख डोजेस मिल चुके हैं। वैक्सीनेशन का अमल भी शुरू हो चुका है, लेकिन साइंटिस्ट की स्टडी के बाद आगे की सप्लाई को होल्ड कर दिया गया। ज्वेला ने बताया कि साउथ अफ्रीका में 90% केसेस कोरोना के नए स्ट्रेन के ही हैं। ऐसे में अगर वैक्सीन ही असरदार नहीं होगा तो उसे लेने का फायदा नहीं है। साइंटिस्ट ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का ट्रायल 2000 लोगों पर किया। इसमें पाया गया कि यह वैक्सीन नए स्ट्रेन से मामूली बचाव करती है। कोरोना से होने वाली मौतें भी कम नहीं होती हैं। वजारत सेहत ने कहा कि अभी वो साइंटिस्ट के राब्ते में है, आगे रिपोर्ट मिलने के बाद फैसला लिया जाएगा। रियासत में यानी तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की 101 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और एक फर्द की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,95,000 हो गई। हलाकतों की तादाद 1611 हो गई है। जेएचएमसी के हुदूद में 24 केसेस दर्ज हुए हैं। इंडिया और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में पहला टेस्ट खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने इंडिया को 420 रन का टारगेट दिया है। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने एक विकेट खोकर 39 रन बना लिए हैं। चेतेश्वर पुजारा 12 रन और शुभमन गिल 15 रन बनाकर नॉट आउट हैं। जीत के लिए इंडिया को आखिरी दिन 381 रन बनाने होंगे। रोहित शर्मा 12 रन बनाकर आउट हुए। जैक लीच ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया। टेस्ट के चौथे दिन 297 रन बने और 15 विकेट गिरे। इनमें इंडिया के 5 विकेट और इंग्लैंड के 10 विकेट शामिल हैं। इंग्लिश टीम दूसरी पारी में 178 रन पर ऑल आउट हो गई थी। रविचंद्रन अश्विन ने 6 विकेट लिए हैं। अभी हम आपको एक चौंकाने वाली खबर सुनाते हैं जो मुंबई से है। मुंबई के जोगेश्वरी ईस्ट इलाके में शादी से इनकार करने पर एक सिरफिरे ने अपनी गर्लफ्रेंड को जिंदा जलाने की कोशिश की। मामला तब उल्टा पड़ गया जब जलती हुई लड़की ने दौड़कर मुलजिम को जकड़ लिया। इसमें जो मुलजिम है वो भी शदीद रूप से झुलस गया और इलाज के दौरान इतवार के रोज उसने दम तोड़ दिया। लड़की उसकी हालत भी तशवीशनाक है। वो मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर्स के मुताबिक वो 80% से ज्यादा जल गई है। उधर पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि आग लगने के बाद मुलजिम लड़की को जलता हुआ देख रहा था। इसी बीच लड़की ने हिम्मत दिखाते हुए उसे दौड़ाया और पकड़ लिया। मुलजिम की पहचान विजय कामले के रूप में हुई। वो अपनी भाभी की बहन से 2.5 साल से एक तरफा प्यार करता था और शादी के लिए दबाव बना रहा था। कामले कोई काम नहीं करता था और उसे शराब लड़की
खानदान वाले दोनों ने ही रिश्ते के लिए मना कर दिया था। प्रपोजल ठुकराने के बाद मुलजिम लगातार लड़की को परेशान कर रहा था। उसकी परेशानी की वजह से इस लड़की ने पिछले हफ्ते खुदकुशी की कोशिश भी की थी। वो हाल ही में अस्पताल से घर लौटी थी। 5 फरवरी को मुलजिम लड़की के जोगेश्वरी में जो वाक़या है वो घर पहुंचा और बोतल से पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। इसके बाद मुलजिम पास में ही खड़ा हो गया। तभी लड़की ने दौड़कर उसे जकड़ लिया। दोनों को जलता देख पड़ोसियों ने उन्हें पास के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल कराया। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।